अस्सलाम वालेकुम। आज हम और जो एक्ट्स आए हैं उसके बाद 1773 रेगुलेशन के बाद, ठीक है। तो 1773 रेगुलेशन एक्ट जो पहला एक्ट था रिगार्डिंग द टू कंट्रोल द कंपनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त उनको लोन की जरूरत थी। तो गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, तो उन लोगों ने लोन दे दिया और कंपनी को कंट्रोल किया। तो कंट्रोल को कैसे किया? एक रेगुलेशन एक्ट आया था जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, और उसके बारे में जो ड्रॉबैक्स थे, तो उस ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए और भी बहुत सारे एक्ट्स आ गए। वही एक्ट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले जो एक्ट आया रेगुलेशन एक्ट को, जो उसमें खराबी थी उसको हटाने के लिए, सबसे पहले जो एक्ट आया वो है अमेंडिंग एक्ट। एक्ट ऑफ व्हाट? 1773 में वो आया था। नाउ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, यानी 1773 से लेके वो एक्ट, उस एक्ट के अंडर सब कुछ चल रहा था। कहां तक? 1781 तक। तो 1781 में क्या हुआ कि जो इसमें ड्रॉबैक्स थे, उस ड्रॉबैक को हटाने के लिए, उस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए क्या आया? ये नया एक्ट आया, दैट इज कॉल्ड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी क्या सेटलमेंट करना है, क्या अमेंड करना है, जो ड्रॉबैक्स थे 1773 रेगुलेशन एक्ट में। ओके, अब इसके अलावा क्या है कि इस एक्ट में क्या क्या आया, क्या क्या चेंज हुई इस एक्ट में, वो हम जरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसने क्या किया, इट अमेंडेड, याद रखना, इट अमेंडेड द ज्यूरिसडिक्शन, याद रखना पहला पॉइंट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसने क्या किया? इसने ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सटेंड की। जैसे कि मैंने आपको ड्रॉबैक से पढ़ाया था कि ये क्लियर नहीं था कि पनिशमेंट कौन डिक्लेयर करेगी, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी कलकत्ता में ही था और वहां पर ही गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो वो क्लियर नहीं था, वही ड्रॉबैक्स थे, तो इसलिए एक्ट्स आ गए। तो सबसे पहला क्या था, इसने अमेंड किया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और क्या अमेंड किया? क्या इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? नहीं, इसने इंक्रीज किया, ठीक है। इसने इंक्रीज किया। इंक्रीज क्या की? ज्यूरिसडिक्शन। किसकी ज्यूरिसडिक्शन? सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इंक्रीज की। एंड नाउ इट इंक्लूड्स all the inhabitants of कलकत्ता, ठीक है भाई। जितने भी इनहेबिटेंट्स किसके थे? कलकत्ता के, उन पर सारा किसका कंट्रोल, किसका ज्यूरिसडिक्शन अब है? अब सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज उसने क्या किए, इसने इंक्लूड किए अपने ज्यूरिसडिक्शन में पर्सनल लॉज। क्या? पर्सनल लॉज, याद रखना, पर्सनल लॉज जो हैं वो भी इंक्लूड हो गए किसमें? इसके ज्यूरिसडिक्शन में, जो 1781 अमेंडमेंट एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको कहते हैं। ओके, तो पर्सनल लॉज इसमें इंक्लूड हो गई। पर्सनल लॉज ऑफ व्हाट? लॉज ऑफ जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म रिलेटेड टू हिंदूज, ठीक है भाई। एंड कुरानिक लॉज रिलेटेड टू मुस्लिम्स। ये सारे पर्सनल मैटर्स, पर्सनल लॉज जो हैं इसने अपने ज्यूरिसडिक्शन में ले लिए। मगर साथ साथ में इस एक्ट ने क्या किया, इसने गवर्नर जनरल जो है उसका जो काउंसिल है उसको भी पावर दे दिए। तो उसको कौन से पावर दे दिए? जो गवर्नर जनरल जो है, याद रखना, जो गवर्नर जनरल जो है एंड काउंसिल, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, उसको भी पावर्स दिए। कौन से पावर्स दिए? एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी जैसे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एज ए पहले ही काम कर रहा था, वही इसको काम दिया गया एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चीज डिक्लेयर कर रही है, ये इसमें एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल कर सकती है। तो उस वक्त क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रही है और गवर्नर जनरल एंड इसका काउंसिल जो ये कुछ और कह रही है, मुझे ये बोलो तो क्या हो जाएगा? क्या मसला क्लियर हो जाएगा? क्या इससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हटाए जाएंगे? नहीं हटाए जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? इसके बाद जो क्या हुआ वही हम देखने जा रहे हैं कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इट वाज नॉट एबल
to cure the defects in the act called Regulation Act of 1773। जो ये 1781 जो आया था, इसने क्या किया, इसने कोई डिफेक्ट नहीं हटाया, फिर प्रॉब्लम्स रही। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला, एक्स्ट्रा ज्यूरिसडिक्शन मिली, हाँ, पर्सनल लॉज इसने इंक्लूड किए, लेकिन गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को क्या दे दिया, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब कैसे ये 100% डिमार्क हुआ है कि ये क्या कर सकती है और वो क्या कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल जो है वो एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल करता है। अब किसकी बाउंड्री कहां पर है, हाँ, कौन से मसले अब हल हो जाएंगे? अब मसले हल नहीं हो जाएंगे। तो क्या हुआ, इस 1781 जो है कुड नॉट, मैं यहां पर लिखता हूं, could not cure the defects, could not cure the defects of 1773 एक्ट, जिसको हम कहते हैं रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 असल में, ठीक है। तो इस एक्ट ने क्योर नहीं किए क्या, डिफेक्ट्स। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, तो एजिटेशन स्टार्ट होगी। जब किसी में ड्रॉबैक्स हो रहे थे तो नया एक्ट आया, उस एक्ट की वजह से भी वो ड्रॉबैक्स नहीं हट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एजिटेशन हो जाएगी। तो क्या हुआ, एजिटेशन स्टार्टेड, एजिटेशन स्टार्टेड, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, उनको आपस में वहां पर एजिटेशन होगी ब्रिटिश में। तो जो ही ये एजिटेशन स्टार्ट होगी तो क्या हुआ, तो मैटर जो है, मैटर वाज रेज्ड इन द पार्लियामेंट। याद रखना, जो ही एजिटेशन स्टार्ट होगी तो क्या हो गया, मैटर जो है, मैटर वाज रेज्ड इन पार्लियामेंट। नहीं, पार्लियामेंट में ये मैटर क्या हुआ, ये मैटर रेज हो गया। अब इस पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने, देखो याद रखना, पार्लियामेंट ने क्या किया, इसने अपॉइंट किए, इट अपॉइंटेड 2 कमिटीज, ठीक है भाई। इस चीज को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ने कमिटीज को अपॉइंट किया। मगर इस कमिटी ने इंटर्न क्या किया, इट इंटर्न अपॉइंट, रिकॉल्ड, नॉट अपॉइंटेड, रिकॉल्ड 2 पर्सन्स। याद रखना, एजिटेशन स्टार्ट होगी, मैटर रेज हो गया पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, इसने अपॉइंट किए 2 कमिटीज। इन कमेटी ने क्या किया, इन्होंने रिकॉल किए 2 इंडिविजुअल्स और 2 पर्सन्स। वो कौन था, एक था वैरन हेस्टिंग, दूसरा था चीफ जस्टिस। दूसरा कौन था, चीफ जस्टिस इम्पे, IMPEY, चीफ जस्टिस इम्पे। क्या था, इसने अपॉइंट किए कमिटीज ने इंटर्न रिकॉल किया 2 इंडिविजुअल्स को, फेमस पर्सनैलिटीज को। वन इज बाय द नेम वैरन हेस्टिंग, सेकंड इज चीफ जस्टिस इम्पे। इन दोनों को रिकॉल किया, लेकिन क्या हुआ, जो ही इन दोनों को रिकॉल किया गया था, जो कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी जो है, COP, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी, जो मैंने आपको कल पढ़ा, ये क्या है, जो कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी जो है, इन्होंने डिनाई दीज 2 पर्सन्स कि हमें इनको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने डिनाई किया, रिजेक्ट किया, नहीं हमें उनको रिकॉल नहीं करना है। तो क्या हुआ, अब जब उन लोगों ने 2 पर्सन्स को रिकॉल किया, लेकिन COP ने रिकॉल करने से उनको मना किया। अब क्या हो जाएगा, इसको जो ही मना हुआ तो फिर क्या हुआ, इस सिचुएशन को रेमेडी करना था, इस सिचुएशन को हटाना था, इस प्रॉब्लम को खत्म करना था। तो क्या हुआ, तो एक नया एक्ट आया, ठीक है। तो उस एक्ट को हम क्या कहते हैं, 1781 तो था ही था, एक्ट ऑफ 1784, जिसको हम कहते हैं पिटीज इंडिया एक्ट, ठीक है भाई। तो इस चीज को हटाने के लिए, जब रिकॉल होने पर कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ने इनकार किया, तो इसको हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रेमेडी करने के लिए एक नया एक्ट पार्लियामेंट में वजूद आया, दैट्स कॉल्ड एक्ट ऑफ 1784 और पिटीज इंडिया एक्ट। ओके, सो ये अब हम पढ़ते हैं पिटीज इंडिया एक्ट के बारे में। ओके, पिटीज इंडिया एक्ट के बारे में। अब 1781 खत्म, अब हम पढ़ते हैं पिटीज इंडिया एक्ट। तो पिटीज इंडिया एक्ट जो है, या एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1784, या हम उसको कहते हैं पिटीज इंडिया एक्ट, ठीक।
एक्ट ऑफ 1784 या पिटीज इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, जो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो इस एक्ट में हुआ था वो ये हुआ था कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज कंपनी के थे या पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो कंपनी के थे, तो सबसे पहला उन्हीं मसलों के रिलेटेड जो इशू है वो वहां पर सॉल्व किया। तो सबसे पहला क्या था, सो डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, डिस्टिंग्विश, पहली बार ये हुआ था। इसमें क्या हुआ, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर्स ऑफ कंपनी। जो कंपनी की अफेयर्स थे, पॉलिटिकल अफेयर्स थे या कमर्शियल अफेयर्स थे, अब ये अलग हो गए। जो ही ये अलग हो गए, अब इनको कैसे चला रहा है, ये पॉलिटिकल कौन चला रहा है, कमर्शियल कौन चला रहा है, ठीक है। तो जो ही डिस्टिंग्विश हुई बिटवीन पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो क्या हुआ कि दूसरी चीज क्या है, दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया गया था इस एक्ट के अंडर, वो ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कंटिन्यू क्या करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे, शाबाश, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। यानी ये कमर्शियल अफेयर्स को कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, ये मैनेज करेंगे। याद रखना, पहले कंपनी खुद कमर्शियल भी और पॉलिटिकल अफेयर्स चला रही थी, अब इनको अलग अलग किया गया है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगी, ये तो कर रही थी ना, यही काम कर रही थी, इसको कमर्शियल अफेयर्स और दिया गया, ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहो। लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए क्या किया, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए क्या किया, इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो एस्टैब्लिश किया। याद रखना, किसके लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया। ये याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। न्यू बोर्ड वाज क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये क्या करेगी, ये पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेगी। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो है, इसमें 6 कमिश्नर्स होंगे। कितने होंगे, 6 कमिश्नर्स इसमें होंगे, और ये 6 के 6 कमिश्नर जो हैं, इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट करेगा किंग। क्या करेगा, किंग। और ये 6 कमिश्नर्स कब तक काम करेंगे, एज पर द प्लेजर ऑफ किंग, यानी जब तक किंग की मर्जी है तब तक ये काम इसमें करते रहेंगे। और इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट यही किंग करेगा, और किंग ही इनको हटाएगा, ठीक है। जब तक किंग चाहेगा इनको रखना, तब तक किंग इनको वहां पर रख सकता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड को क्या पावर दिए गए थे, इसको क्या पावर दिए गए थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, इसको क्या दिया गया है, इसको एम्पावर किया गया, या मैं यहां पर प्रॉपर वर्ड लिखता हूं, एम्पावर्ड। क्या, आपको बोला गया कि आप सुपर इंटेंडेंट करो, ठीक है भाई, सुपर इंटेंडेंस करो, आप सुपरविजन करो, ठीक है भाई, सुपर इंटेंडेंट करो, डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो, आप डायरेक्ट करो, ठीक है, आप कंट्रोल करो, ठीक है भाई। क्या इंपावर किया गया इसको, बोर्ड को, हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, आपको सुपर इंटेंडेंट करना है, आपको डायरेक्ट करना है, आपको कंट्रोल करना है। ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। याद रखना, आपको क्या करना है, आपको सारे काम करने हैं, क्या, सुपरिटेंडेंट करना है, डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, क्या, ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। किसको करना है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को करना है, ठीक है भाई। दिस इज टू बी डन बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, इनको क्या करना है भाई, अगर उनको ये करना है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या करना है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो तभी स्ट्रांग हैं, ये स्ट्रांग हैं, स्टिल दे आर स्ट्रांग, ठीक है, एंड हैव राइट, इनको पावर है, क्या, अपॉइंट और
और डिसमिस देयर सर्वेंट्स। इनको राइट है, इनको पावर है क्या कि अपॉइंट भी कर सकते हैं या ये डिसमिस कर सकते हैं उनके सर्वेंट्स को, ठीक है। और जो फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है असल में वो क्या था, वो असल में एज ए कंट्रोल था टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखना, जो ये फंक्शन इनको एम्पावर किया गया था, सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट कंट्रोल, असल में ये क्या था, ये था कि आपको पावर दिया गया है। किस चीज़ का पावर दिया गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इनको असल में जो पावर मिला, किनको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो पावर मिला, तो क्या असल में ये क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इनको असल में रिवाइज करना है, कंट्रोल करना है, रिवाइज करना है, कंट्रोल करना है, क्या, ओवर द डूइंग्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखना, जो भी वो कर रहे हैं उन पर वो क्या करना था, इनको रिवाइज करना था, कंट्रोल करना था, जो भी क्या करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करने हैं। तो इसलिए ये बॉडी जो है ये एस्टेब्लिश की गई थी। ओके, अब इसके अलावा जो एक्ट ऑफ 1784 जो है, तो और क्या चेंजेस हुई थी, और चेंजेस हुई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी चेंज हुई थी। याद रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी वो निकालेंगे, लेकिन आपको तैयार रहना है, ठीक है, हर किसी लेक्चर में। तो यहां पर हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट। तो और क्या चेंज हुई हैं, और जो चेंज हुई हैं 1784 में, दैट वर चेंज इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या चेंज इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें चेंज हो गई हैं। तो क्या चेंज होंगे, 3 मेंबर्स, क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चेंज हुई हैं। तो क्या चेंज हुई हैं, 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ। याद रखना, दिस वाज डन अंडर द एक्ट कॉल्ड 1784 और पिटीज इंडिया एक्ट। ये चीजें इसमें हुई हैं। उसके बाद और भी एक्ट्स आए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786 में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, इसमें हमें देखना है कि किस किस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, और वो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन आपको होगा, वहाँ ऊपर से एक्ट दिया गया होगा, नीचे से उसके फीचर दिए गए होंगे। एक फीचर नहीं होगा, वो किसी और एक्ट का होगा, आपको वही एलिमिनेट करना है या मार्क करना है, ठीक है। या सारे दिए गए होंगे गलत, एक दिया गया होगा इसका, ठीक है, तो आपको मार्क करना है अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ओके, जो एक्ट ऑफ 1786 जो है ये पास हुआ था, क्यों पास हुआ था, क्यों ये पास हुआ था, इट वॉज पास्ड बिकॉज, क्यों पास हुआ था, क्योंकि जो कॉर्नवेलिस कॉर्नवेलिस नहीं मानता था इंडिया जाना। क्यों नहीं जाता था, क्यों नहीं मान रहा था कि इंडिया जाना एज ए गवर्नर जनरल, यानी एज ए गवर्नर जनरल कॉर्नवेलिस नहीं मानता था जाना। क्यों नहीं मानता था, व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज कि वो चाहता था कि मुझे एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए? कॉर्नवेलिस को क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए? ही रिफ्यूज टू गो टू इंडिया टू एक्ट एज ए गवर्नर जनरल अनलेस ही वाज आर्मड विथ स्पेशल पावर्स, अनलेस आर्मड विद स्पेशल फोर्सेस या स्पेशल पावर्स। ठीक है भाई, ठीक है। तो वो क्या चाहता था, वो कॉर्नवेलिस जो है वो चाहता था कि मैं अगर जाऊं, कहां, इंडिया जाऊं एज ए गवर्नर जनरल, मगर मैं नहीं जाऊंगा विदाउट स्पेशल फोर्स और स्पेशल पावर्स। फोर्स, पावर इज अ प्रॉपर टर्म, ठीक है भाई, पावर मुझे होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, फिर जो 1786 जो एक्ट बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसको पावर दिया जाएगा। सो ही वाज मेड कमांडर इन चीफ। याद रखना, कमांडर इन चीफ। तो कॉर्नवेलिस को क्या मिला, गवर्नर जनरल को, पहले गवर्नर जनरल को जो मिला क्या, एज ए कमांडर इन चीफ। किस एक्ट के अंडर? 1786 के अंडर इसको ऐसा एजाज मिला या ऐसे पावर्स मिले, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो एक्ट है, इसके साथ साथ इसको एक चीज और मिली, दैट्स कॉल्ड वीटो पावर। क्या?
गवर्नर जनरल को यानी कॉर्नवालिस को अब क्या मिला? विटो पावर। विटो पावर ऑन व्हाट? या काउंसिल। क्योंकि इससे पहले क्या था, जो गवर्नर जनरल था इट वाज बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ काउंसिल। अगर मेजॉरिटी वोट में काउंसिल ने कुछ किया तो गवर्नर जनरल को मानना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो मैंने आपको बोला था कि उसको एक वोटिंग राइट्स थी लेकिन कास्टिंग वोट था, कि जब 2:2 हो जाएगा तब फिर वो प्ले करता था एज ए कास्टिंग वोट, लेकिन उससे पहले उसको कोई वोट था ही नहीं। अगर कोई चीज़ ऐसी होती जो गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आता लेकिन वहां पर मेजॉरिटी ने पास किया, इट वाज बाउंड। ठीक है भाई, तो जो हमने आगे पीछे हमने ऑलरेडी पढ़ा है वो, लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को विटो पावर मिला। किस पर? काउंसिल पर, कि अगर मेजॉरिटी कुछ भी करेगी गवर्नर जनरल को ये पसंद नहीं आएगा, ये विटो करेगा कि ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं करना है। सो दिस वाज गिवन टू गवर्नर जनरल एंड ही वाज हु? फर्स्ट कॉर्नवालिस, जिसको एक्ट ऑफ 87 के अंडर ऐसा चीज मिला है। ओके, उसके बाद क्या हुआ? 1793 एक्ट आया। क्या है? याद रखना, 17 याद रखना। अब उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं चार्टर एक्ट। हाँ, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है भाई, ये एक्ट आया। उसके बाद तो इस एक्ट में कौन कौन से चेंज हो गए हैं ये भी याद रखना है कि इस एक्ट में कौन कौन से चेंज हो गए 1793 में, कि जो पावर्स दिए गए थे इस एक्ट के पहले, जो पावर से 1786 में जो मिला था कॉर्नवालिस को एज ए कमांडर इन चीफ, कॉर्नवालिस के बाद जितने भी गवर्नर्स आ गए, गवर्नर जनरल्स आ गए, उनको भी यह पावर मिला। ठीक है, उसको मिला था इस एक्ट से पहले जो क्या था 1786 में। लेकिन 1793 में जो चार्टर एक्ट आया 1793, उसमें क्या था, जितने भी कॉर्नवालिस के बाद जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उनको हम ये पावर देंगे, यानी कमांडर इन चीफ उनको मिलेगा। सो हम क्या कहेंगे? सो पावर्स गिवन टू कॉर्नवालिस वेर एक्सटेंडेड। पावर्स गिवन टू कॉर्नवालिस, ठीक है, वेर एक्सटेंडेड टू to future गवर्नर जनरल्स। यानी जितने भी गवर्नर जनरल आगे आएंगे उनको हम क्या करेंगे? उनको हम ऐसा पावर देंगे। क्यों? क्योंकि जब इसको मिला, जो आगे वाले गवर्नर जनरल आएंगे उनको भी मिलेगा, और साथ साथ में एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, जो गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज जो हैं उनको भी ऐसा पावर अपने लोकल एरिया में मिलेगा। गवर्नर जनरल को भी मिलेगा, गवर्नर प्रेसिडेंसी जो है उनको भी मिलेगा। ओके, इसके अलावा क्या है कि इट आल्सो इनलार्ज द पावर्स, एनलार्ज्ड, क्या? इनलार्ज्ड द पावर्स, पावर्स ऑफ होम, पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल। क्या पावर ऐसे थे जिससे क्या हुआ कि पावर्स बढ़ गए गवर्नर जनरल के? क्या? इसने बहुत सारे पावर्स दे दिए किसको? गवर्नर जनरल को। इस एक्ट के अंडर 1793 एक्ट के अंडर इसको बहुत सारे पावर्स मिले हैं। ठीक है, जो इंडिया में थे। यानी मैं कह रहा हूं कि इट इनलार्ज द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया। मैं ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा हूं, मैं इन इंडिया बोल रहा हूं। ठीक है, वो दूसरा टाइटल है, हाँ, डिजिग्नेशन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज गवर्नर जनरल इन इंडिया। जो इंडिया में गवर्नर जनरल था उसके बहुत सारे पावर्स इस एक्ट के अंडर बढ़ गए। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? ओके, नाउ उसके बाद और एक चार्टर आया, चार्टर एक्ट ऑफ 18, याद रखना, दिस इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 में क्या हुआ? इसके बाद सीधा ये एक्ट आया। 1813 में क्या हुआ कि 1830 में सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डिस्कशन, जो चीज हुई थी वो ये था कि जो मोनोपोली राइट्स जो हैं, मोनोपोली राइट्स जो किसको दिए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे। अब वो मोनोपोली हट रहा है, अब मोनोपोली खत्म हो रहा है। नाउ इट इज ओपन, इट इज ओपन, ओपन टू व्हाट? ओपन टू अदर मर्चेंट्स।
मर्चेंट्स ऑफ लंदन, जो लंदन में बाकी मर्चेंट्स हैं वो भी इंडिया जा सकते हैं, वो भी ईस्ट इंडिया जा सकते हैं और वो वहाँ पर ट्रेडिंग रिलेशंस बना सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। नाउ इट इज़ ओपन, मोनोपोली राइट्स हैज़ बीन कैंसल्ड विच वी आर गिवन टू द कंपनी। हाँ, अब इंग्लैंड में, अब लंदन में क्या है, लंदन तो प्रॉपर सिटी है, अब मैं यहाँ पर इंग्लैंड लिख रहा हूँ। जितने भी इंग्लैंड में मर्चेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो आप बिजनेस कर सकते हैं। आप सिर्फ मोनोपोली राइट किसको था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन 1830 में सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस हुई वो मोनोपोली राइट्स खत्म होगी। अब हर कोई मर्चेंट जो इंग्लैंड का होगा वो इंडिया जा सकता है और बिजनेस कर सकता है। ठीक है, ओके। जो ब्रिटिश, एक तो ये था, दूसरा ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन जो है नाउ एक्सरसाइज्ड मोर कंट्रोल। याद रखना, जो ब्रिटिश क्राउन है अब वो ज्यादा पावर ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपनी को पावर अब कम हो रहा है, अब ब्रिटिश क्राउन को ज्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है। ठीक है, पावर्स टू कंट्रोल द काउंसिल में ये भी कह सकता हूं। ठीक है भाई, अब कंपनी को, काउंसिल को उतना पावर नहीं है जितना पावर अब किसको है, जितना पावर अब ब्रिटिश क्राउन जो है, जो पहले एक्सरसाइज नहीं करती थी अब भी एक्सरसाइज कर रही है जब से इसको मोनोपोली ने इसको हटा लिया। किसके लिए, कंपनी के लिए। अब सारे कंपनी, अब कोई भी मर्चेंट जा सकता है, वो बिजनेस कर सकता है इंडिया में। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ कि यही वो 1830 में क्या हुआ, रिन्यूड चार्टर। ये रिन्यूड चार्टर था, ये रिन्यूड कॉन्स्टिट्यूशन था फॉर फर्दर 20 ईयर्स। यानी इसका मतलब है 1830 के बाद जो एक्ट आएगा वो 20 ईयर्स के बाद आएगा। तो उसके बाद 20 ईयर्स के बाद में एक्ट आया। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस एक्ट में और क्या चीज़ें थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। 1830 में सबसे पहले मोनोपोली राइट्स खत्म हो गए। दूसरा जो अब क्या हो सकता है, अब कोई भी मर्चेंट जो लंदन की, जो इंग्लैंड के हैं वो बिजनेस कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। अब मोनोपोली राइट्स खत्म हो गई। ब्रिटिश क्राउन जो है अब वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है कंट्रोल या पावर। हाँ, अब रिन्यूड चार्टर जो है 1830 का, ये था फर्दर 20 ईयर्स तक। तो 20 ईयर्स के बीच में, हाँ, 1830 से लेके 20 ईयर्स कितने हो गए, 1833 हो गए ना। 13 + 10 23, 23 + 10 = 33। तो 33 तक, 1833 तक कोई लॉ बीच में नहीं बनेगा। तो 20 साल के लिए यही रहेगा। तो और क्या चीज़ें इसमें ऐड हुई थी, और ये चीज़ें थी कि जो एक्ट है इसने क्या किया, इट प्रोवाइड फॉर रिलीजियस एंड एजुकेशन लर्निंग। रिलीजियस एंड एजुकेशनल लर्निंग, यानी जो इंडिया के हैं उनको रिलीजियस और एजुकेशन लर्निंग का राइट मिलेगा। हाँ, वो भी पढ़ सकेंगे, वो भी रिलीजन अपना प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो ए प्रोविजन वाज मेड, एक प्रोविजन बनाया गया था। प्रोविजन वाज मेड रिलेटेड टू व्हाट, एक प्रोविजन बनाया गया था। जो प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बनाया गया था ट्रेनिंग ऑफ मिलिट्री, ट्रेनिंग ऑफ व्हाट, ट्रेनिंग ऑफ मिलिट्री, याद रखना, एंड सिविल सर्वेंट्स, याद रखना, एंड सिविल सर्वेंट्स। ये भी एक प्रोविजन था इस एक्ट के अंडर। किस एक्ट के अंडर, 1833 के अंडर ये भी एक प्रोविजन था। ओके, सो और क्या है कि ट्रेनिंग थी मिलिट्री और सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है भाई, ये चीज़ें इस एक्ट में की गई थी। तो 1813 के बाद जब दूसरा एक्ट आएगा वो कब आएगा, 1833 में। अब हम 1833 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि 1833 में क्या हुआ। ठीक है भाई, 1833 में क्या हुआ। तो जो चार्टर एक्ट है 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें क्या क्या चेंज आई, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या चेंज लाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। सबसे पहला पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। इंडिया में क्या हुआ, पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो गया, अब सेंट्रल से कंट्रोल रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट 1833 में क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ व्हाट, पावर्स इन इंडिया। और
पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी, क्या, एंड पार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी, और कंपनी पर जो कंट्रोल रहेगा वो किसका रहेगा, वो पार्लियामेंट का रहेगा, और सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल से कंट्रोल रहेगा, पार्लियामेंट आप गर्व में ही, यानी घर में ही मतलब ब्रिटिश में ही इसको कंट्रोल करेगी। जो कंपनी इंडिया में काम कर रही है, जो ट्रेडिंग रिलेशंस कंपनी जो इंडिया में कर रही है, आप उसका कंट्रोल होम में रहेगा। होम का मतलब पार्लियामेंट वहां से इसको कंट्रोल करेगी। ओके, तो ये एक पॉइंट था इस वाले 1833 एक्ट में। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नर डिजिग्नेशन जो है, डिजिग्नेशन जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये क्या हुआ, ये चेंज हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना, इसी 1833 एक्ट में क्या हुआ, जो डिजिग्नेशन था गवर्नर जनरल बंगाल, जो बहुत ही बड़ा पोस्ट था, उसको चेंज किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन था, सबसे पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहला आदमी था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से लेके चेंज हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट वाज अ डिजिग्नेशन, ठीक है। तो ये 1833 में ही चेंज हुआ। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 1833 में क्या हुआ, डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज चेंज इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक नया मेंबर बनाया गया था, न्यू मेंबर नोन एज लॉ मेंबर। न्यू मेंबर उसको क्या कहते थे, लॉ मेंबर। वो क्या था कि जो नया मेंबर बनाया गया था, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने लॉ मेंबर कहा, वो वाज एडेड टू द काउंसिल। क्या, इट वाज एडेड टू द काउंसिल। याद रखना, इसको हमने काउंसिल में ऐड किया, बट ही हैड नो राइट्स, बट विद नो राइट्स। इसको हक, कोई राइट नहीं था, राइट टू वोट वगैरह नहीं था इसको, लेकिन एक मेंबर, लॉ मेंबर हमने ऐड किया उस काउंसिल में, ठीक है। जो काउंसिल ऑलरेडी था उसमें हमने क्या किया, एक मेंबर हमने ऐड किया, बट नो वोट, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट्स थे, जो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट्स थे, जो अपने वहाँ पर गवर्नर्स जनरल जो थे, बाकी प्रेसिडेंसी में, फॉर एग्जांपल मद्रास में था, मुंबई में था, बंगाल में था, बंगाल के बगैर जो बाकी अवध, हाँ, वहाँ पर जो अपनी प्रेसिडेंसी थे, जो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट्स, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। क्या हुआ था, उनको डिप्राइव, महरूम किए गए थे, डिप्राइव ऑफ देयर लेजिस्लेटिव, याद रखना, लेजिस्लेटिव पावर्स। अब उनको लेजिस्लेटिव पावर्स, अब वो लॉ नहीं बना सकते हैं। सिर्फ वो फिर क्या करेंगे, अगर प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट जो हैं उनको छीन लिया गया था एज ए लेजिस्लेटिव पावर, अब वो लॉ नहीं बना सकते हैं, अब वो फिर क्या कर सकते हैं, हाँ, वो सिर्फ प्रपोज कर सकते हैं। कैन ओनली प्रपोज, व्हाट, प्रपोज, हाँ, ड्राफ्ट ऑफ द स्कीम। याद रखना, ड्राफ्ट ऑफ द स्कीम, ठीक है। ड्राफ्ट ऑफ द स्कीम जो है वो प्रपोज करेगी कौन प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट, जो बाकी गवर्नर जनरल थे एक्सेप्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंसी में सिर्फ लॉ मेकिंग पावर जो थी, जो लेजिस्लेटिव पावर उनके पास था, वो छीन लिया गया। अब सिर्फ वो क्या कर सकती है, अब वो सिर्फ ड्राफ्ट करती है स्कीम, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव पावर ये इसके साथ है, ठीक है भाई। अब वो सिर्फ ड्राफ्ट कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ स्कीम ड्राफ्ट कर सकती है, ठीक है। अब जो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, हाँ, पहले क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ये कमर्शियल बॉडी थी पहले। अब जो ये कमर्शियल बॉडी है, अब ये क्या बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अर्लियर ये क्या थी, कमर्शियल बॉडी, लेकिन अब क्या है, शाबाश, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ओनली, ठीक है भाई। पहले कमर्शियल बॉडी थी, अब इस एक्ट के अंडर क्या हुआ, ये बन गई अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ये कमर्शियल बॉडी नहीं रही क्योंकि ये अर्लियर था, ठीक है भाई, ये अर्लियर था, ओके। अब इसके अलावा क्या है कि और एक चीज़ इसमें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप आज सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए, जेके पीएससी के लिए, किसी और पीएससी के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो ये सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट जो है, ये यहाँ पर असल में ब्रिटिशरों ने ही
इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, क्योंकि उनके अपने सिविल सर्वेंट्स थे, उनके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे। तो यहां पर क्या हुआ, जो सिविल सर्विस एग्जाम जो है, सिविल सर्विस एग्जाम जो है, क्या क्या कहा इस 1833 एक्ट में कि जो सिविल सर्विस एग्जाम जो है ये कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, was attempted to discuss, यानी यहां पर सिविल सर्विस जो है यहां पर ये कंडक्ट होना चाहिए, यहां के लोगों को अलाउ करना चाहिए कि आप उसमें पार्टिसिपेट हो जाए। लोग मतलब जो पढ़े लिखे होंगे, ऑब्वियसली जो पढ़े लिखे होंगे तो वो अलाउ करने चाहिए उनको इस सिविल सर्विस एग्जाम में, ठीक है। तो ये डिस्कस हुआ था 1833 में, लेकिन याद रखना कि ये तो डिस्कस हुआ था, इट वॉज अटेम्प्टेड टू डिस्कस but failed due to some reasons। कुछ रीजंस ऐसे थे जिन रीजनों की वजह से ये फेल हुआ। तो रीजन सबसे बड़ा क्या था, बड़ा ये था कि अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर अपोज किया, इसीलिए ये मसला जो है ये फिर नहीं हुआ। तो आगे जो एक्ट्स आ रहे हैं, जो हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं, वो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस वाले एक्ट में फिर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट हो गया, यानी परमिशन मिला, कौन सी कमेटी बनाई गई थी जिसको हम मैकावली कमेटी कहते हैं, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अ लॉट।